कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे अपने कंधे पर लाद कर शमशान की ओर ले चले। रास्ते में बेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनानी शुरू की और बेताल बोला, एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम प्रताप मुकुट था। उसकी एक संतान थी जिसका नाम वज्र मुकुट था। एक दिन वज्र मुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार करने जंगल की ओर गया। काफी घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखा जिसमें कमल खिले थे और उसके ऊपर ही हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहां रुककर तालाब के पानी में हाथ मुंह धोया और पास ही उसे महादेव के मंदिर में दर्शन करने चले गए। दोनों ने अपने घोड़े मंदिर के बाहर ही बांध दिए थे। फिर जब दोनों दर्शन करके मंदिर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। जबकि दीवान का बेटा वही एक पेड़ के पीछे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से एक कमल का फूल निकाला और उसको कान से लगाया और उसके बाद दांतों से कुतर दिया और कुतरने के बाद पैरों के नीचे दबाया और फिर अपनी छाती में लगाकर अपने सहेलियों के साथ वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार काफी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे इस राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है। दीवान के बेटे ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला, राजकुमार आप घबराइए मत, राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार ने पूछा, अरे वो कैसे? तो दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कानों में लगाया। यानी राजकुमार कहना चाहती है कि वह कर्नाटक से है। दांतों से फूल को कुतरा, मतलब उसके पिता का नाम दंतवाट है। फिर फूल को पाँव से दबाने का मतलब था राजकुमारी का नाम पंचवती है और फूल को सीने से लगाने का मतलब था कि वह आपसे प्रेम कर चुकी है। यह सब सुनते ही राजकुमार बहुत ज्यादा खुश हो गया। खुश होते हुए राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा कि मुझे अभी के अभी कर्नाटक जाना है, मुझे वहां ले चलो। दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक पहुंच गए। जब वह दोनों राजमहल के निकट पहुंचे तो उन्हें एक चरखा चलाती हुई महिला दिखी। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर कहा, माई हम दोनों व्यापारी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा अपना यहाँ कोई नहीं है, कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुँच जाएगा, हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बातें सुनकर बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझो, जब तक मन करे यहाँ रह सकते हो। इसके बाद दोनों उसके घर पे रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, आप क्या काम करती है माई, और आपके यहाँ पे कौन कौन रहते हैं और कैसे अपना आप गुजार बसार करती है। इस सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे वह महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पक्षावती की दासी थी, लेकिन अब मैं बुरी हो चुकी हूँ, इसलिए घर में ही रहती हूँ। राजा खाने तो दे देते हैं। इतना सुनते ही राजकुमार ने बुरी औरत को कुछ धन दिए और राजकुमारी तक संदेश पहुंचाने को कहा। राजकुमार ने उस बुरी महिला से कहा, आई कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना कि सेठ सूदी पंचमी को तुम्हें नदी के पास जो राजकुमार मिला था वह तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन वह बुरी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई। उन्होंने हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल में तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। और फिर क्या था, बुरी औरत ने घर लौटकर सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य रखने कहा और बोला, राजकुमार आप चिंतित ना हो, राजकुमारी को बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दे कि राजकुमारी ने उंगलियों को सफ़ेद चंदन में डुबाकर गाल पर मारा है। इसका मतलब अभी कुछ दिन चांदनी के है, उसके खत्म होने के बाद अंधेरे रात में वो आपसे मिलेगी। कुछ दिन बाद बुरी महिला फिर राजकुमारी के पास संदेश लेकर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबाकर बुरी महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है राजकुमार। राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है,
तो इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वह बुरी महिला फिर राजकुमारी के पास पहुंची। इस बार फिर राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वो महिला फिर से राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि मित्र, राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे उछलने लगा। उसने बुरी महिला के कपड़े पहनकर नारी का भेष धारण किया और उसके बाद अपने शरीर में इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे तक पहुंचा। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली हो गई। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीजें थी। रात भर राजकुमारी और राजकुमार साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने लगा तो राजकुमारी ने उसे अपने महल के अंदर ही छुपा दिया। जब रात होने लगी तो राजकुमार बाहर आ जाता है और इसी तरह कई दिन ऐसे ही बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कहाँ है और कैसा होगा। राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा, यह मेरा बहुत अच्छा और चतुर दोस्त है, उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार को कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे भोजन कराकर और उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोनों मित्र लगभग कई महीने से मिल ही नहीं थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बात बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वह आपको अपने बस में नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। यह कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने से एक लड्डू लेकर सामने बैठे कुत्ते को खिला दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखकर राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसे औरत से भगवान हमारी रक्षा करे। अब मैं उस राजकुमारी के पास कभी नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे साथ में अपने घर ले जा सके। आज रात तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तब उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना, फिर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का भेष धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा कि तुम इस गहने को बाजार में बेच दो, अगर कोई पकड़े तो कहना मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार वो गहने को लेकर महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहने देखते ही पहचान लिया कि यह राजकुमार की गहने हैं। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछा तो उस पे राजकुमार ने कहा, ये गहने मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है। यह सुनने के बाद कोतवाल गुरु यानी कि दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती आभूषण कहाँ से मिले? योगी का भेष धारण किए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली 14 को डाकिनी मंत्र प्राप्त कर रहा था, तभी मेरे सामने डाकिनी आई। मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का छाप बना दिया। यही सुनते ही राजा महल में गए और अपनी रानी को कहा कि पंचवती की बाई जांघ देखे कि कहीं राजकुमारी के जांघ पर त्रिशूल का छाप तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा योगी के सामने गए और कहा कि योगी, बताओ धर्मशास्त्र में बुरी औरतों के लिए क्या सजा है? तो इस पे योगी ने उत्तर दिया, ब्रह्म राज्य, गुरु औरत पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही राजा ने पक्षवती को जंगल भेज दिया, जहाँ राजकुमार और दीवान का बेटा मौके का इंतजार कर रहे थे और वह राजकुमारी को अकेले पाकर दोनों उसे अपने नगर ले गए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हो गई और हर बार की तरह एक बार फिर बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन, अब बताओ इस कहानी में पापी कौन है? और जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के पुत्र ने
अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमारी ने अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोच विचार किए राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पे जा लटका और इस तरह ये कहानी भी खत्म होती है। और नीचे कमेंट में आप बताना आपको क्या लगता है यहाँ पे गलती किसकी थी।